ने कहा था कि सेवन भाई आपके लिए एक मैप छोड़कर गए हैं जिसमें यह दिख रहा है कि वो माउंटेन कहाँ पर है। मानस शेरगिल की बात पर गौर करने के बाद वीर उससे पूछता है। हाँ, वीर की बात सुनकर मानस शेरगिल जवाब देता है, क्या मुझे उसकी एक कॉपी मिल सकती है? एक बार फिर से वीर मानस शेरगिल से पूछता है। ऑफ कोर्स, लेकिन उस मैप का करने क्या वाले हो? मानस शेरगिल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वीर के दिमाग में चल क्या रहा है। मैं फेनिक्स गॉड माउंटेन जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं सेवन भाई की मदद कर सकूं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वीर कहता है और वीर की बात सुनकर मानस शेरगिल उसे ऐसे देखने लगता है जैसे कि मानो वो बहुत ज्यादा शॉक में हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और होली स्वॉर्ड एम्परर सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है, और सेवन भाई के कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम किसी भी तरह से उन्हें बचा नहीं सकते हो। शौक के साथ वीर को देखते हुए मानस शेरगिल कहता है, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना मानस भाई, जहां चाह वहां राह। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर मानस शेरगिल से बस इतना ही कहता है। वीर क्या करने के बारे में सोच रहा है इस बारे में वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है। इस समय उसे बस वो मैप चाहिए था जो मानस शेरगिल के पास था। अपने हाथ में मैप लिए वीर इस समय डिजर्ट में पहुंच गया था। जो मैप मानस शेरगिल ने उसे दिया था वो बहुत ही डिटेल्ड था और उसमें बहुत से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क्ड थे। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सिल्वर फॉक्स की लगातार गैर हाजिरी की वजह से वीर वहां पर बस केवल बाबी को ही लेकर सफर कर रहा था। लेकिन जैसा कि उसे बताया गया था, होली स्वॉर्ड एम्परर वहां पर अकेला नहीं आया था। पर फिर भी क्योंकि वहां पर कोई भी सुपर एलियन मौजूद नहीं थे, इसीलिए वीर को लगता था कि वो ठीक रहेगा। वीर को इस समय सबसे ज्यादा किसी चीज का डर था तो उस माउंटेन का जिस तरफ वो बढ़ रहा था। आफ्टर ऑल, एक समय पर वो माउंटेन एक एम्परर स्पिरिट को बिलोंग करता था। वीर को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसे वहां पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या एक बार वहां पर पहुंचने के बाद उसे क्या मिल सकता है। अपने पास पैरासॉल लिए जिससे वो उस एरिया की बेरहम गर्मी को डिफ्लेक्ट कर सके, वीर उस डेजर्ट में सफर करता जा रहा था। बाबी जो वीर के दूसरे हाथ में थी, उसने इस समय किसी पपी की तरह अपनी जबान बाहर निकाल कर रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे भी ये मौसम बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन तभी अचानक से वीर को रेत का एक टीला नजर आता है जहां पर हर तरफ मरे हुए स्कॉर्पियंस फैले हुए थे। वो सब के सब कीचड़ के रंग के और अच्छे खासे बड़े थे, जहां पर हर एक स्कॉर्पियन एक छोटी कार के साइज का था। वहां पर कम से कम 300 स्कॉर्पियन बिखरे पड़े थे। जिस तरह से उनके जख्म थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि हर एक स्कॉर्पियन एक ही हिट में जान से मार डाला गया था। वीर एक बार फिर से अपने मैप को चेक करता है और नोटिस करता है कि मैप के हिसाब से वो इस समय जिस लोकेशन पर है वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में स्कॉर्पियंस होने चाहिए। इसका मतलब ये था कि वो एकदम सही रास्ते पर है। लगता है होली स्वॉर्ड एम्परर भी इसी रास्ते से होकर गया है। वीर एक बार फिर से उस स्कॉर्पियन के घावों को चेक करता है, ये देखने के लिए कि वो इस बात का अंदाजा लगा सकता है या नहीं कि वो सभी स्कॉर्पियंस एग्जैक्टली कब मरे थे। जितना वीर अंदाजा लगा पाया था, उससे वो ये बता पा रहा था कि वो सब के सब एक दिन पहले ही जान से मारे गए हैं, जिसका मतलब वो होली स्वॉर्ड एम्परर के करीब ही है। वैसे तो वो सभी स्कॉर्पियंस सीक्रेट ब्लड एलियंस ही थे, लेकिन वीर उनमें से किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं आया था, क्योंकि सेवन के अकॉर्डिंग वो सब के सब इनएडिबल हैं। लेकिन ये सिर्फ उन स्कॉर्पियंस पर ही लागू नहीं था। अजीब बात थी कि उस डेजर्ट में मौजूद ऑलमोस्ट हर एक एलियन इनएडिबल ही था। इसके अलावा उनसे डेविल सोल हासिल करने की सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और यही वजह थी कि अपने इस सफर में वीर कोई भी डेविल सोल हासिल करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑफ कोर्स, उसे यही बताया गया था और मैप में भी यही लिखा हुआ था। अब ये सच है या नहीं, इसे कंफर्म करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि वो खुद उन्हें जान से मारने की कोशिश करके देखे।
सेवन भाई ने कहा था कि वहां पर करीब 1000 एलियंस मारने के बाद उसे बस एक ही डेविल सोल हासिल हुई थी। कम से कम वहां पर जो बॉडीज मौजूद थीं, उन्हें देखकर वीर को एक बात तो समझ में आ गई थी कि वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है। 4 दिनों तक का सफर करने के बाद वीर को ऐसा लगता है जैसे कि वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। पहली नजर में देखने पर किसी को भी सेवन भाई की कार्टोग्राफी की स्किल्स बहुत ही खराब नजर आएंगी, लेकिन वो एक बहुत ही अजीब रूट था जो वीर को लेना पड़ा था। लेकिन उन बॉडीज को देखने के बाद वीर इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो गया था कि अगर वो इस मैप के ही बताए गए अजीबो गरीब रास्तों पर चलता रहता है तो वो अल्टीमेटली गॉड माउंटेन तक पहुंच ही जाएगा। और वीर अपने इस कॉन्फिडेंस में गलत भी नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वीर को एक माउंटेन नजर आने लगा था जिसकी चोटी धुंधले बादलों के ऊपर थी। अब से यूनिक नजर आने वाला वो माउंटेन बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन वो अचानक से ही उसकी नजरों के सामने काफी करीब नजर आ रहा था। इस तरह का माउंटेन तो उसे अच्छी खासी दूरी से ही दिख जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो माउंटेन अचानक से ही सामने आ गया था। वीर एक सेकंड के लिए रुककर उस मोमेंट को एडमायर करता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस माउंटेन के सबसे ऊपरी पीक पर ऐसा क्या मौजूद है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो माउंटेन बहुत ही बड़ा है। उसके साइज का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल था, और वीर के हिसाब से वो लेंथ में कम से कम सैकड़ों मीलों का होगा। वो बहुत से हरे भरे पेड़ों से सजा हुआ था, लेकिन उसकी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो कॉपर से बनी हुई हो, जो दोपहर की धूप में चमक रहा हो। फीनिक्स शेल्टर सील हो गया था और वाकई में एक ऐसा माउंटेन बन गया था जैसा कि लेजेंड्स में बताया जाता है। यहाँ तक कि इस तरह की जगह पर आकर दूसरी एम्परर स्पिरिट्स भी किसी तरह की लापरवाही नहीं दिखाएंगे। लेकिन वीर के सामने इस समय जो सबसे बड़ा काम था वो था उसका एंट्रेंस ढूंढना, और इस तरह की बड़ी जगह के साथ वीर जानता था कि ये काम आसान नहीं होगा। अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके वीर आसपास के एरिया को स्कैन करता है, पर उसे अपने आसपास कोई ह्यूमन या स्पिरिट मौजूद नहीं मिलता। लेकिन वो मैप वहीं पर ही खत्म हो गया था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि सेवन खुद भी इसके आगे नहीं बढ़ा होगा। लेकिन खैर, जो कुछ भी था, वीर आगे बढ़ता जाता है। आफ्टर ऑल, उसे जल्द से जल्द उस जगह का एंट्रेंस ढूंढना था, क्योंकि वीर उड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बस चलता हुआ जाता है। हालांकि वो माउंटेन बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उसके स्लोप्स चौड़े थे। पूरा एक दिन तक का सफर तय करने के बाद वीर अभी भी उसी जगह पर था जिसे उस माउंटेन का फुट हिल कहा जा सकता है। जहां कहीं भी वीर की नजरें जा रही थीं, वहीं पर ही उसे पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था, और वीर को ये देखकर बेहद खुशी हुई थी कि उन पेड़ों के नीचे किसी भी तरह के खतरनाक एलियंस नहीं घूम रहे थे। इनफैक्ट वहां पर कोई भी एलियंस मौजूद नहीं थे। पर वीर थोड़ा सा चिंतित तो हो गया था, क्योंकि वो इस बात के लिए श्योर नहीं था कि उसे उस माउंटेन का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा अगर उसी तरह से उसे उसका एंट्रेंस ढूंढना हुआ तो। मेरे ख्याल से मुझे पहले सीधा इसकी चोटी की तरफ जाना चाहिए। वीर मन ही मन सोचता और फिर सीधा ऊपर की तरफ जाने का डिसीजन लेता है। सावधानी से सफर करने के बाद वीर को वहां पर पहुंचने में पूरा एक दिन का समय लग गया था। ये शायद ऐसा पहले वीर को लगा था, क्योंकि उस जगह पर पहुंचने के बाद जो वीर को पहले उस माउंटेन की चोटी लगी थी, वीर को आगे एक और भी ज्यादा ऊंची चोटी नजर आई थी। एक गहरी सांस लेने के बाद वीर माउंटेन की इस नई चोटी पर चढ़ना जारी रखता है, लेकिन जब वो उस चोटी के ऊपर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वहां पर उसके चढ़ने के लिए एक और चोटी मौजूद है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस माउंटेन का कोई अंत ही नहीं है। वीर माउंटेन के नीचे देखकर उस रास्ते को देखने का डिसीजन लेता है जहां से वो ऊपर आया है, और वो नोटिस करता है कि बादल अब भी बहुत दूर नजर आ रहे हैं। ये चोटी स्काई पैलेस की तरफ तो नहीं जा रही है ना? ये जानने के बावजूद कि शेल्टर्स में स्काई पैलेसेस नहीं होते हैं,
वीर मन ही मन सोचता है। अभी वीर ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बाबी वीर की गोद से उछलकर अचानक से अपनी स्पीड में आई तेजी के साथ एक डायरेक्शन की तरफ भागती रहती है। बाबी रुको, कहाँ जा रही हो? बाबी के पीछे जाते हुए वीर उसे आवाज देते हुए कहता है। साफ नजर आ रहा था कि किसी चीज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से रेंगते हुए चली जा रही है कि इवेंचुअली वो वीर की नजरों से गायब हो गई थी। एक सेकंड रुककर जब वीर वहां पर एरिया को स्कैन करता है तो उसे एक बार फिर से बाबी मिल जाती है, जो इस समय एक पेड़ पर चढ़ रही थी। अजीब बात यह थी कि वो बस एक पाइन ट्री था, लेकिन फिर उसकी शाखाओं से बाबी कूदती है और एक बार फिर से कहीं गायब हो जाती है। बाबी! वहां पर बस केवल एक ही पाइन ट्री मौजूद था और यही वजह थी कि वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे बाबी यूं गायब हो गई। डैडी जल्दी आओ, यहाँ पर एक खजाना है। एक बार फिर से वीर को बाबी की आवाज सुनाई देती है। हालांकि ये बात और थी कि वीर को नजर नहीं आ रहा था कि बाबी खुद इस समय कहाँ पर है, और यही वजह थी कि वीर उस जगह की तरफ जाने लगता है जहां से उसे वो आवाज आ रही थी। वीर उसी पाइन ट्री पर चढ़ता है जिस पर बाबी चढ़ी थी, लेकिन अभी भी उसे बाबी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। बाबी कहाँ हो तुम? वीर बाबी को आवाज देते हुए पूछता है। यहाँ। वीर की आवाज सुनकर बाबी दीवार के पीछे से अपना सिर निकालती है, जिसके अगेंस्ट वो पेड़ लगा हुआ था। बाहर से पत्थर जैसी नजर आने वाली दीवार के पीछे से बस खाली बाबी का सिर देखकर वीर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था। कंफ्यूजन में अपना हाथ बढ़ाकर वीर जब उसी दीवार को छूने की कोशिश करता है जहां से बाबी का सिर बाहर आ रहा था, तो सरप्राइजिंगली उसका हाथ सीधा उस दीवार के अंदर चला जाता है। वो एक इल्यूजन था, यानी कि वो दीवार देखने में तो रॉक सॉलिड थी, लेकिन वो बस एक दिखावा था। वहां पर कुछ भी फिजिकल नहीं था। डैडी आओ, बाबी वीर को आवाज देते हुए कहती है। बाबी की आवाज सुनकर वीर अपनी पूरी बॉडी उस दीवार के अंदर ले जाता है, और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो नोटिस करता है कि वो इस समय एक बड़ी सी गुफा में है। पीछे देखने पर वीर को वो पाइन ट्री जिस पर कुछ सेकंड्स पहले वो चढ़ा था और बाकी का एनवायरनमेंट नजर आता है। ये एक तरह के वन वे मिरर के जैसा था। हालांकि ये बात और थी कि उस गुफा में कुछ भी स्पेशल नजर नहीं आ रहा था, और यही वजह थी कि उस गुफा के अंदर जो कुछ भी छुपा हुआ था वो तुरंत ही सामने नहीं आया था। वहां पर गुफा की छत से लटके बर्फ के बहुत से पतले पतले टुकड़े थे, लेकिन वो बस उस गुफा की सजावट के लिए थे। बाबी इस समय एक पत्थर के ऊपर बैठकर पर्पल मशरूम्स खा रही थी। वीर देखता है कि जिस पत्थर पर बाबी बैठी हुई थी उसके पास उस तरह के बहुत से दूसरे मशरूम्स भी मौजूद थे, और वीर को वो अभी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन फिर वीर एक बात ये भी जानता था कि एक मशरूम जितना ज्यादा कलरफुल होता है उतना ही ज्यादा जहरीला भी होता है। वहां पृथ्वी ग्रह पर कोई भी इस तरह का मशरूम खाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन बाबी को इस तरह से खुशी खुशी उन मशरूम्स को खाता हुआ देखकर वीर जानता था कि वो सभी मशरूम खराब नहीं हो सकते, और यही वजह थी कि वीर भी एक मशरूम खाने का डिसीजन लेता है। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर एक मशरूम उठाता है और उसे अपने दांतों से काटता है, और फिर वो उस मशरूम को पूरी तरह से खा लेता है। उस मशरूम को खाते ही वीर को तुरंत ही अपने अंदर एक ठंडा सा सेंसेशन महसूस होने लगता है, जो उसकी पूरी बॉडी में दौड़ने लगता है, और फिर सीक्रेट जीन .+1 उस मशरूम को खाते ही वीर को अपनी पावर स्क्रीन पर ये शब्द नजर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। ये जानने के बाद कि वो मशरूम्स उसे सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वीर और बाबी कुछ और देर तक वहां पर रहते हैं और खुशी खुशी जितने हो सके उतने मशरूम्स खाते जाते हैं, और जितनी बार वीर वो मशरूम खा रहा था उतनी बार उसकी पावर स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन आता जा रहा था। लेकिन 5वां मशरूम खाने के बाद वो नोटिफिकेशंस आना बंद हो जाते हैं। उसके बाद से उसे उन मशरूम्स में से एक भी सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल नहीं हुआ था। लेकिन बाबी अभी भी जितने हो सके उतने मशरूम्स खाती जा रही थी, पर फिर
कुछ देर के बाद वो भी खाना बंद करके डकार लेने लगती है। उसका भी पेट अब भर गया था। वीर उस गुफा को थोड़ा और सर्च करने का डिसीजन लेता है। वो गुफा काफी ज्यादा गहरी नजर आ रही थी और वीर जानता था कि उस गुफा को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले उसे बहुत सी छानबीन करनी पड़ेगी। हो सकता है कि यहां से मैं शेल्टर के अंदर जाने में कामयाब हो जाऊं, वीर मन ही मन सोचता है। अगर शेल्टर का एंट्रेंस भी उसी तरह से ही छुपा हुआ हो जिस तरह से ये गुफा छुपी हुई है, तो वीर को नहीं लगता था कि वो कभी भी उस गुफा के अंदर जाने का कोई भी रास्ता ढूंढ पाएगा। उसे शायद उस माउंटेन के हर एक इंच को इंस्पेक्ट करना होगा, इस तलाश में कि उसे एक बार फिर से ऐसा कुछ दिख जाए जो दीवार के जैसी नजर आ रही हो, लेकिन एक्चुअल में वो दीवार ना हो, ठीक उसी दीवार की तरह जो उसे यहां तक लेकर आई है। हालांकि ये बात और थी कि वीर जानता था कि इस तरह की खोज में उसे सालों लग जाएंगे, लेकिन इस गुफा को एक्सप्लोर करते रहने का आइडिया अब वीर को चिंता में डाल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि अब वो प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका रेडियस 1 मीटर तक श्रिंक हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो चाह कर भी अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। शायद इसी वजह से वो पहले भी मशरूम से मिले उन वरदानों को भी सेंस नहीं कर पाया था और इसीलिए उसने उन मशरूम्स को तभी खाने का डिसीजन लिया था जब उसने बाबी को उन मशरूम्स को खाते हुए देखा था। बाबी, चलो, हमें और ज्यादा गहराई में जाना होगा, वीर बाबी से कहता है और फिर बाबी के साथ आगे की तरफ जाने लगता है। वो गुफा काफी ज्यादा सीधी थी और कहीं से भी अलग अलग रास्तों में नहीं बट रही थी। वीर और बाबी घंटों तक चलते रहते हैं, लेकिन अभी भी उसे कहीं से भी उस गुफा का अंत नजर नहीं आ रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बस केवल एक ही कमाल की चीज हुई थी और वो ये थी कि उन्हें एक और वैरायटी के मशरूम नजर आए थे, लेकिन बाबी का पेट भर चुका था और इसीलिए अब वो उन्हें और खाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वीर ने भी एक मशरूम खाया था, लेकिन उसे महसूस होता है कि उस मशरूम को खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ था। न तो उसके सीक्रेट जीन पॉइंट्स बढ़े थे और न ही उसे कुछ और महसूस हुआ था। और यही वजह थी कि वीर म्यू और जूनियर गोल्डन शेर को बुलाता है और उन्हें वो मशरूम्स खाने को देता है। वीर काफी मेहनत से उन्हें पानी की बूंदें फीड कराता जा रहा था, लेकिन कुछ समय से उन पानी की बूंदों ने म्यू और जूनियर गोल्डन शेर की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करना बंद कर दिया था। अब वो पानी की बूंदें कहीं से भी उन्हें स्ट्रांग नहीं बना रही थी। कुछ और समय तक सफर करते रहने के बाद वीर को टनल के आखिरी में एक रोशनी नजर आती है। वीर ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि आगे और क्या हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात का भी डाउट था कि हो सकता है कि उस अंधेरी गुफा के थ्रू उसे फीनिक्स शेल्टर का एंट्रेंस मिल जाए। अपने मन में इसी ख्याल के साथ आगे बढ़ते हुए जब वीर उस गुफा से एग्जिट करता है तो वो नोटिस करता है कि वो एक बार फिर से बाहर आ गया है, लेकिन अजीब बात यह है कि अब वहां पर चढ़ने के लिए वीर को कोई भी चोटी नजर नहीं आ रही थी। वो सीधा माउंटेन टॉप पर आ गया था। वहां से जब वीर नीचे की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि वो माउंटेन्स देखने में किसी बड़े कमल के फूल के जैसे लग रहे थे, जहां पर हर एक पंखुड़ी पहाड़ की एक चोटी थी। अब वीर को इस बात से कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि उसे उस माउंटेन के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा था। उस माउंटेन की मेन चोटी पर एक बड़ा सा पेड़ मौजूद था जो कम से कम करीब 100 मीटर तक लंबा था, पर वो पूरी तरह से मरा हुआ था और किसी चारकोल के जैसा सूखा हुआ था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खोखला था। इसके अलावा वो पेड़ 2 टुकड़ों में कटा हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जरूर ही किसी बहुत ही खतरनाक हथियार से काटा गया हो। पता नहीं वो किस तरह का हथियार होगा जो इस पेड़ को काटने में कामयाब हो गया है। उस पेड़ को ऑब्जर्व करते हुए वीर मन ही मन सोचता है। उस पेड़ के खोखलेपन को नोटिस करके वीर उसे चेक करने का डिसीजन लेता है और फिर नोटिस करता है कि उस पेड़ के अंदर की जगह उतनी ही चौड़ी है जैसे कि एक बास्केटबॉल कोर्ट होता है। अंदर देखने पर वीर को उस पेड़ के तने के अंदर
एक गोल्डन पंख नजर आता है जो किसी को भी साफ साफ नजर आ सकता था। 2 मीटर लंबा वो पंख किसी स्टार लाइट की तरह गोल्डन रंग से चमक रहा था और इसके अलावा वो छूने में बहुत ही ज्यादा गर्म भी था। यहाँ तक कि खुद वीर के लिए भी वो बहुत ज्यादा गर्म था, जो आग के साथ डील करने में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। जब वीर उसे छूकर देखता है तो उसे वो मेटल के जैसा महसूस होता है। उसके बाद वीर उस पंख को उसकी हार्ड टिप से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद उस पंख को उठाना तो दूर, वीर उसे उसकी जगह से हिला भी नहीं पा रहा था। वो पंख बहुत ही ज्यादा भारी था। वीर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। आफ्टर ऑल वीर एक स्ट्रांग लड़का था और इसीलिए वो भारी से भारी आइटम्स भी उठा सकता था, लेकिन इस पंख को उठाना उसे उसकी काबिलियत से बाहर लग रहा था। आज से पहले वीर ने कभी भी इतना भारी मेटल नहीं देखा था, लेकिन वीर अभी भी गिव अप नहीं करना चाहता था और इसीलिए गहरी सांस लेने के बाद वीर एक और बार ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या ये वाकई में एक मेटल है या फिर ये एक्चुअल में किसी चिड़िया का पंख है? अगर ये वाकई में किसी चिड़िया का पंख है तो फिर ऐसे भारी पंखों के साथ वाला एलियन उड़ कैसे सकता है? मन ही मन सोचता हुआ वीर उस पंख को बाएं से दाएं खींचने की कोशिश करता है और कुछ समय तक ऐसे ही कोशिश करते रहने के बाद वीर फाइनली उस पंख को उठा लेता है। वो पंख ऑलमोस्ट बिना किसी हैंडल वाली तलवार के जैसा था, जिसका ब्लेड बहुत ही ज्यादा शार्प था। कुछ देर तक सोचने के बाद वीर एक जेट स्टील तलवार निकालता है और उसे उस पंख के अगेंस्ट चलाता है। वीर नोटिस करता है कि बहुत ही आसानी से वो जेट स्टील स्टोन इस तरह से 2 टुकड़ों में कट गया था जैसे कि मानो वो मक्खन का बना हुआ हो। यहाँ तक कि टाइया के साथ भी वीर को चीजों को काटने के लिए अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ती है, जबकि जब वीर के हाथों में टाइया स्वॉर्ड होती है तो वो वॉर्मिर ग्रह के सुपर एलियंस का भी खात्मा कर सकती है। अगर टाइया को बस किसी इवॉल्वर ने उठाया होता तो उसके इस्तेमाल से वो टाइटन ग्रह के एलियंस को भी नहीं मार सकता था, लेकिन यहाँ पर बिना किसी ज्यादा एफर्ट, वेट या फोर्स के उस पंख ने बहुत ही आसानी से जेट स्टील स्टोन को 2 टुकड़ों में इस तरह से काट दिया था जैसे कि उस पर किसी तरह का कोई जादू कर दिया गया हो। शायद उस पंख के वेट का वास्ता उसकी स्ट्रेंथ से है इसीलिए, लेकिन जो कुछ भी था, कुल मिलाकर बात ये थी कि वो पंख बहुत ही कमाल का था और इस बात को वीर झुठला नहीं सकता था। सबसे ज्यादा हैरान वीर उस पंख के एज को देखकर था, जो बहुत ही ज्यादा पतला था। उस पंख को दोबारा हिलाते समय वीर ने बहुत ही ज्यादा सावधानी बरती थी। ये ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा डरावनी बात थी कि वो पंख कितना ज्यादा शार्प था। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो स्पेस और समय के फैब्रिक को तार तार करके रख देने की ताकत रखता है। ये कमाल का इनाम मेरे हाथ लगा है, क्योंकि ये चीज मुझे यहाँ फीनिक्स माउंटेन में मिली है, इसीलिए मैं इसका नाम फीनिक्स स्वॉर्ड रखूंगा। बात जब नाम रखने की आती है तो वीर कभी भी उसमें माहिर नहीं था और इसीलिए इस बार भी उसे जो नाम समझ में आया था उसने वही रख दिया था। उसके बाद वीर अपनी टाइया स्वॉर्ड बाहर निकालता है और फीनिक्स स्वॉर्ड और टाइया स्वॉर्ड को आपस में कंपेयर करने लगता है। वीर नोटिस करता है कि उन दोनों की लेंथ्स में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी उन दोनों की जोड़ी ठीक रहेगी। इन दोनों तलवारों के साथ वो डबल फ्लाई की प्रैक्टिस